Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC Net Paper 2 English. Very welcome to my class. And today's topic is literary terms and devices. This is part 2 of your lecture. Part 1 is already uploaded in my channel. You can go and watch it there. And in that particular session, we have talked about some literary devices like simile, metaphor, pun and all these things जो literary devices use होते हैं which is a part of rhetoric. I have also stated the difference between rhetoric and prosody there. और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट में. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश देन यू आर वेरी वेल अवेयर कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से स्टेटमेंट्स जो है उनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या फिर लिटरेरी डिवाइसेस या पोइटिक डिवाइसेस आप कुछ भी कहो एक ही चीज है यूज किया गया है. And in our last class we have completed till assonance. Assonance was the last figure of speech which we talked about. Yes. Now to get this PDF, before we start our class, to get this PDF you can download my telegram, you can join my telegram channel. The link to my telegram channel is mentioned in the description box below. इस वीडियो के ठीक नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप उस पर क्लिक करना, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा मेरा. यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर और वहां पे आपको ये एज इट इज पीडीएफ अपलोडेड आज मिल जाएगा. सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट. लास्ट हमने एजोनेंस किया था. एजोनेंस क्या होता है? इट इज द रिपीटिशन ऑफ इंटरनल वॉवेल साउंड स्ट्रेस्ड सिलेबल्स. इंटरनल वॉवेल साउंड्स का अगर आपको रिपीटिशन मिल रहा है, यहाँ पे वॉवेल साउंड्स याद रखना जरूरी है, कॉन्सोनेंट्स नहीं, वॉवेल साउंड्स. दैट इज assonance, like Peter Piper picked a peck of pickled peppers. This is the example. The next term that we are going to study is irony. Irony क्या होता है? हमने बहुत जगह पढ़ा है कि आयरॉनिकल पोएम है, इसका आयरॉनिक टेक्स्ट है, आयरनी का यूज किया गया है. बट व्हाट डज द टर्म आयरनी मीन्स, हाउ इट इज यूज्ड as a figure of speech. Irony may we use words that are opposite to the meaning that is meant to be conveyed. यानी कि हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिसका मतलब कुछ और निकलेगा. इट इज बेसिकली, अगर हम हिंदी में आपको समझाएं तो ताना मारना, टॉन्ट करना एक पैटर्न होता है आयरनी क्रिएट करने का. जैसे कि आई हैव बीन अश्योर्ड बाय अ वेरी knowing American of my acquaintance in London that a young healthy child well nursed is at a year old a most delicious, nourishing and wholesome food, whether stewed, roasted, baked or boiled, and I make no doubt that it will equally serve in a fricassee or a ragout. ये लाइंस जो है ये जॉनथन स्विफ्ट का ऐसे है, मॉडेस्ट प्रपोजल जॉनथन स्विफ्ट के ऐसे से लिया गया है ये लाइन. एंड लुक एट द आयरनी हियर कि वहां पे पॉपुलेशन मॉडेस्ट प्रपोजल एक प्रपोजल है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है हमें, बट गवर्नमेंट जो है कोई एक्शंस नहीं ले रही है. तो जॉनथन स्विफ्ट एक ऐसे लिखते हैं, सटायरिकल ऐसे लिखते हैं और उसमें बोलते हैं कि इसको कम करने का एक तरीका है दैट अ यंग हेल्दी चाइल्ड वेल नर्स्ड इज एट अ ईयर ओल्ड अ मोस्ट डिलिशियस, नरिशिंग एंड होलसम फूड. ये बोलते हैं कि जो ये 1 साल के बच्चे होते हैं, ऐसे भी ये जो लोअर क्लास के है लोग हैं वो बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे, लेकिन अगर हम उनको उनके बच्चे को बेचने के लिए पैसा दें तो क्या होगा कि वो इस बच्चे को अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, हेल्दी बनाएंगे उसको, और फिर 1 साल का जब वो बच्चा हो जाएगा तो वो हमें बेच देंगे पैसे के लिए. उनको पैसे की जरूरत है क्योंकि वो पैसे के लिए बेच देंगे, और हमें इन बच्चों को एज अ फूड यूज करना चाहिए मार्केट में, जिससे हम पैसे कमा पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही नरिश्ड होते हैं, बहुत मोस्ट डिलीशियस होता है इनका जो स्किन होता है खाने में. और ये बोलते हैं कि इट विल इक्वली सर्व इन अ फ्रिस्केस और अ रैग आउट. तो ये बोलते हैं दिस इज द सोल्यूशन. अब आप देखिए यहाँ पे कैसे आयरनी क्रिएट किया जा रहा है कि आपको टॉन्ट किया जा रहा है. ये पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल कर सकते तो क्या करना चाहिए, हमें इन बच्चों को मारना चाहिए. आयरॉनिकल है यहाँ पे ये स्टेटमेंट. तो आयरनी में हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसका एकदम अपोजिट मीनिंग कन्वे होगा. समथिंग दैट इज अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड एज पर गिवन द सिचुएशन. आप
उस सिचुएशन में ऐसी बात कर दोगे कि जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड है, आपको लगेगा ये क्या बोल रहा है, इस तरह का। जैसे कि ये एक बहुत ही आयरॉनिकल सिचुएशन है कि विलियम शेक्सपियर का बर्थ और डेथ डेट सेम है। और आयरनी जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं, सिचुएशनल आयरनी, वर्बल आयरनी एंड ड्रामेटिक आयरनी। सिचुएशनल आयरनी इज व्हेन द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन ऑकर, जो चीज होना चाहिए और उससे एकदम अपोजिट कुछ हो जाए, दैट इज सिचुएशनल आयरनी। वो सिचुएशन के कारण हुआ है, सिचुएशन का चेंज होना। वर्बल आयरनी तब होता है व्हाट इज बीइंग सेड इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट द स्पीकर मीन्स। स्पीकर जो कहना चाह रहा है उसके वर्ड्स का मतलब एकदम अलग निकल रहा है, दैट इज वर्बल आयरनी। एंड ड्रामेटिक आयरनी तब होता है जब ऑडियंस या रीडर जानता है कि क्या आयरॉनिक सिचुएशन, क्या आयरनी होने वाला है, लेकिन कैरेक्टर उसके एकदम अपोजिट कुछ कर दे। सबको को मालूम है कि हैमलेट जो है उसको अपने अंकल को मारना था, क्लॉडियस को, पर वो क्लॉडियस को प्रेयर में देखता है और नहीं मारता है। एकदम अनएक्सपेक्टेड टर्न इन द सिचुएशन, दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। सो इसमें आप एकदम जो एक्सपेक्टेड है उसके अपोजिट बोलते हो, उसके अपोजिट करते हो, दैट इज आयरनी। द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मीन्स द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड विद इन द सेंटेंस। यहाँ पे ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मिडिल में या तो एंड में, और इससे एक रिदमिक इफेक्ट जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द शिप हैज सेल्ड टू द फार ऑफ शोर्स। यहाँ पे ये जो बार बार एस साउंड का रिपीटिशन है, इट इज द यूज ऑफ कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट इज कंसीट। कंसीट एक उस तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है दैट इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंडेड मेटाफर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ मेटाफर का नहीं। अगर आपको याद हो तो कंसीट का यूज मेटाफिजिकल पोएट्स करते हैं, राइट? मेटाफिजिकल पोएट्स यूज करते हैं कंसीट का। तो उसमें क्या करते हैं, ये कंपैरिजन करते बियॉन्ड समथिंग, कोई ऐसी चीज से कंपैरिजन कर देंगे जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया। इसीलिए यहाँ पे मेटाफर सिर्फ नहीं है, यहाँ पे एक्सटेंडेड मेटाफर है, मेटाफर का अपग्रेडेड वर्जन। एक कॉम्प्लेक्स इलेबोरेट कंपैरिजन कर देंगे टू अनलाइक चीजों के बीच में। जैसे कि जॉन डन के पोएम में अ वैलिडिक्शन फोरबिडिंग मॉर्निंग में लवर्स को कंपास से क्रिएट किया जाता है। नाउ हु वुड थिंक ऑफ कंपेयरिंग द 2 पॉइंट ऑफ द कंपास टू अ लवर? ये 2 पॉइंट लवर्स है, कोई कैसे सोच सकता है? दैट इज व्हाट मेटाफिजिकल पोएट्री इज अबाउट, जिसमें कंसीट का यूज किया जाता है। Thus, conceit is the extended metaphor. और दूसरी चीज ये कि मेटाफर आपको कोई पर्टिकुलर लाइन में, कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ में दिखेगा, कंसीट आपको पूरे पोएम में दिखेगा, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पोएम टू द एंड ऑफ द पोएम। बार बार ये एक्सटेंडेड मेटाफर्स आपको दिखेंगे वहां पे। द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज circumlocution. Circumlocution is a literary device where the writer or speaker deliberately uses a roundabout or indirect way of expressing something instead of saying it directly in a simple way. वो सीधी सीधी बात भी कर सकते हैं यहाँ पे, बट वो क्या करेंगे, सस्पेंस क्रिएट करेंगे, बातों को घुमाएंगे, राउंड अबाउट, इनडायरेक्ट वे यूज करेंगे कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज सर्कमलोक्यूशन। इसके कारण बहुत बार क्या होता है कि आप अननेसेसरी वर्ड्स का यूज कर लेते हो, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। सीधा सीधा भी बोला जा सकता था, 4 वर्ड में वो बात खत्म हो सकती थी, बट आप मोर देन नेसेसरी वर्ड्स का यूज कर लेते हो टू डिस्क्राइब द आइडिया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एड्रेस को अवॉइड करने के लिए, जिसके कारण सस्पेंस क्रिएट हो और आपको एक इलाबोरेट डिस्क्रिप्शन मिले। जैसे कि instead of saying that you are beautiful directly, writer might start comparing you to some beautiful thing or write a poem about you. वो सीधा सीधा नहीं बोलेगा that you are beautiful. वो आपकी आंखों का तारीफ करेगा, वो आपके नोज का, वो आपके चिन का, वो आपके लिप्स का, आईब्रोज का तारीफ करके एकदम बात घुमा फिरा के बोलेगा that you are beautiful. सीधा बोलो ना that I am beautiful. That is circumlocution. The next literary device is diacope. Diacote is a device that involves the repetition of a word or phrase with one or more intervening words to create a rhyme or to put focus on its emotional meaning. Diacope में भी words का repetition ही है, लेकिन यहाँ पे emotional meaning create होगा उससे। आपको एक emotion पता चलेगा, जैसे कि हैमलेट का सबसे फेमस हमारे पास सॉलिलॉकी है,
टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको उसके स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बारे में पता चल रहा है हैमलेट का। वर्ड्स रिपीटेड है, स्टेटमेंट्स रिपीटेड है यहाँ पे, टू बी और नॉट टू बी, आगे पीछे घुमा के लिख दिया, दैट इज द क्वेश्चन। दैट इज डायकोप, जिसमें आपको एक इमोशनल मीनिंग जनरेट हो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स के थ्रू, और उससे एक राइम भी क्रिएट होगा, रिदम क्रिएट होगा उससे, दैट इज डायकोप। नेक्स्ट इज एपिथेट। Epithet is a literary device where an adjective or descriptive phrase is used. ध्यान रखना है जहां पे adjective words का यूज होगा, to express the quality of a person or the thing mentioned. जैसे कि swift footed Achilles, Achilles के बारे में बात हो रही है, swift footed Achilles, तो ये swift footed adjective का यूज किया जा रहा है, that is epithet. Next is imagery, सबसे easy literary device again. यहाँ पे आप कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस का, ऐसे लैंग्वेज का, मेंटल ऐसे लैंग्वेज का यूज करते हो, ऐसे वर्ड्स का यूज करते हो जो कि एक मेंटल इमेज क्रिएट करेगा आपके माइंड में, पिक्चर क्रिएट करेगा। इमेजरी जो है वो रीडर के सेंसरी एक्सपीरियंस को टारगेट करता है, इसीलिए इमेजरी जब भी किसी पोएम में एज अ डिवाइस यूज किया जाता है, इट अपील्स टू आवर 5 सेंसेस टू पेंट अ पिक्चर। कोई भी 5 सेंसेस से कर सकते हैं आप ये हमारे, that is imagery. जैसे कि the golden sun dipped below the horizon, painting the sky with the streaks of pink and orange. आपके सामने एक इमेज, जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आपके सामने एक इमेज ड्रॉ हो रहा होगा, आप इमेजिन कर रहे होगे कि वो स्काई कैसा है, that is imagery. अपने वर्ड्स के थ्रू किसी चीज का इमेज क्रिएट करना। नेक्स्ट इज जुक्सटापोजिशन। जुक्सटापोजिशन का मतलब होता है प्लेसमेंट ऑफ 2 or more आइडियाज, वर्ड्स, थॉट्स, कैरेक्टर्स क्लोज together in a narrative to highlight their differences or similarities. आप 2 different ideas को, 2 different thoughts को साथ में side by side close difference में place करते हो, that is juxtaposition, जिससे आपको उसका difference भी highlight होगा या similarities। सिर्फ इसमें difference की बात नहीं हो रही, या तो difference highlight होगा या तो similarity highlight होगा। जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल के वर्क से quotation है, all animals are equal बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। वैसे तो सारे एनिमल्स इक्वल है, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो हायरार्किकल ऑर्डर में ज्यादा इक्वल है। इससे हमें एक डिफरेंस पता चल रहा है एनिमल्स के बीच में, और यहाँ पे ये साइड बाय साइड इसको प्लेस किया गया है इस आइडिया को, दैट इज जुक्सटापोजिशन। नेक्स्ट इज मैलाप्रोपिज्म। मैलाप्रोपिज्म इज द मिस्टेकन यूज ऑफ अ वर्ड इन प्लेस ऑफ अ सिमिलर साउंडिंग वन। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हमारे जो सिमिलर साउंडिंग होते हैं, तो वहां पे आपने मिस्टेकनली उसके जगह कोई और वर्ड यूज कर दिया, जैसे कि आवर वॉच सर हैव इंडीड कॉम्प्रिहेंडेड टू ऑस्पिशियस पर्सन। यहाँ पे ऑस्पिशियस के जगह वो सस्पिशियस कहना चाह रहे थे, पर ये सिमिलर साउंडिंग है तो वहां पे ऑस्पिशियस यूज कर दिया। अप्रीहेंड, कॉम्प्रिहेंड के जगह अप्रीहेंड का यूज करना था वहां पे, लेकिन सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स थे, इसीलिए वहां पे उसको यूज कर दिया। और ये यूज किया जाता है इस तरह से टू क्रिएट अ ह्यूमरस इफेक्ट। ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैलाप्रोपिज्म का यूज किया जाता है, जिसमें यू प्लेस अ सिमिलर साउंडिंग वर्ड मिस्टेकनली, दैट इज मैलाप्रोपिज्म। नेक्स्ट इज पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी एक इस तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पे आप ह्यूमन इमोशंस को नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स में इनकलकेट करते हो, कोई भी चीज में, नेचर, कोई भी नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स में, लेकिन यहाँ पे वो इमोशन जो है वो उसके मूड को रिफ्लेक्ट करेगा। हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस है जिसमें हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज एट्रीब्यूट करते हैं, पर यहाँ पे वो उसके मूड को करेगा रिफ्लेक्ट। एंग्री वेव्स, एंग्री इज अ ह्यूमन क्वालिटी एंड वेव इज अ नॉन ह्यूमन एलिमेंट। वेव्स को एंग्री बताया जा रहा है, दैट इज पैथेटिक फैलेसी। स्माइलिंग सन, पैथेटिक फैलेसी का यूज है यहाँ पे। ह्यूमन इमोशंस को नेचर में एट्रीब्यूट किया जा रहा है, और जनरली पैथेटिक फैलेसी नेचर में ही एट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोलेप्सिस। प्रोलेप्सिस इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच फ्यूचर इवेंट्स आर एंटिसिपेटेड और रेफर्ड टू इन एडवांस लाइक अ फ्लैश ऑफ फॉरवर्ड ऑफ इवेंट। इसमें आपको पहले से ही फ्यूचर में क्या होने वाला है बता दिया जाता है। इट इज जस्ट लाइक अ फ्लैश फॉरवर्ड ऑफ इवेंट। All hail Macbeth, that shall be king thereafter. पहले ही पता चल गया है कि मैकबेथ किंग बनेगा, दैट इज प्रोलेप्सिस, इवेंट का पहले पता चल जाना।
And the last one is zeugma. Zeugma is a figure of speech in which a word जो कि वर्ब है या एडजेक्टिव है इज अप्लाइड टू मोर देन वन नाउन. आप उसको नाउन के साथ ब्लेंड करते हो डिफरेंट आइडियाज जनरेट करने के लिए. जैसे कि शी ओपनड द डोर एंड हर हार्ट टू द स्ट्रेंजर. डोर खोलना और अपने दिल को खोलना किसी स्ट्रेंजर के लिए क्या कनेक्शन है? इसमें कोई कनेक्शन नहीं है. पर यहाँ पे वर्ब एडजेक्टिव को नाउन के साथ ब्लेंड करके एक डिफरेंट आइडिया प्रेजेंट किया जा रहा है. दैट शी ओपनड द डोर एंड हर हार्ट टू द स्ट्रेंजर. दैट इज zeugma. आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है. सारे लिटरेरी डिवाइसेस जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं नेट के पर्सपेक्टिव से, वो सारे लिटरेरी डिवाइसेस आपको इन दोनों वीडियोस में मिल जाएंगे. दिस इज पार्ट 2. Part 1 is already uploaded in my channel. You can visit my channel and watch it there. So thank you for staying with me. Thank you for watching this video. Thank you for your support. Now, thank you for your support. Then I would like, it will be very helpful if you will share this videos to as much people as you can and share the link to my channel as well. It will be a lot of help. So I would like to end the session. Have a lovely day, learners.